स्क्रीन विजिबल है आप सबको? बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, सेक्टर्स तक हो गया था। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्किंग कैपिटल इज रिफर्ड टू एज और assumed as a lifeline for any business enterprise। ठीक है, तो अब उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इस पर भी बात की जाए। क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मींस अगर आपके पास एडिक्वेट या जेन्युइन या रिक्वायर्ड जो भी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए अगर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपके बिजनेस का प्रॉपर एक अनइंटरप्टेड फ्लो है प्रोडक्शन का, वो आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए एडवांटेजेस ये हो सकती है कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन का फ्लो मेंटेन रहता है अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, गुडविल, अगर आपके पास प्रॉपर क्या है, वर्किंग कैपिटल है, आपका अनइंटरप्टेड फ्लो मेंटेन हो रहा है प्रोडक्शन का, आपका सामान इन टाइम प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत ही विद इन ए गिवन टाइम पीरियड आपका मार्केट तक सेल के लिए भी जा रहा है, तो इस तरीके से जो आपकी कंपनी की गुडविल है वो एक अच्छी गुडविल मेंटेन हो रही है। ठीक है, इजी लोन्स, अगर आपके सारे काम प्रॉपर विद इन टाइम हो रहे हैं तो गुडविल भी अच्छी बनी है। दैट मीन्स कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसे केस में कि अगर आपको जो कोई भी लोन टाइप की फैसिलिटी चाहिए होती है फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट्स मींस कि आप अपने परचेजेस पर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होने से कैश में डिस्काउंट भी रिसीव कर सकते हो, जो कि आपकी कॉस्ट को कम करने का काम करेगा। ठीक है, आगे क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रॉपर वर्किंग फ्लो, वर्किंग कैपिटल अगर का फ्लो मेंटेन रहेगा तो अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए अपने सप्लायर से, कैश, इधर कैश और क्रेडिट, वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एंड अदर डे टू डे कमिटमेंट्स। आपके जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जो आपके कमिटमेंट है, अगर आपके पास वर्किंग फ्लो, वर्किंग कैपिटल का एक प्रॉपर फ्लो रहेगा तो आप उसको एक प्रॉपर जो भी आपके डे बाय डे के जो भी एक्सपेंसेस है, लाइक सैलरी है, वेज है या कोई भी और इस टाइप का एक्सपेंसेस है, तो आप प्रॉपर मीट आउट उसे कर सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। एक्सप्लॉयटेशन मींस जो भी मार्केट की कंडीशंस हैं फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है, उस केस में आप उन सबका प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन मींस आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, इन केस किसी भी टाइप की कोई इमरजेंसी या कंटिजेंसी की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये जो एक्सेस या एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, इससे आप वो कंडीशंस को आप जो क्राइसिस की कंडीशन आएगी उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका माल, आपके यहाँ जो भी प्रोडक्शन है वो प्रॉपर टाइम पर हो रहा है, सामान टाइम पर सेल के लिए जा रहा है, उससे विद इन टाइम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ऐसे केस में जो रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो ये सारे हमारे वो एडवांटेजेस थे जो हम अपने वर्किंग कैपिटल के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इतनी हमारी वर्किंग कैपिटल की। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को लेकर कोई आइडिया है कि क्या होती है इन्वेंट्री? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री? क्या होती है, कोई आइडिया है बच्चों? रिस्पॉन्स दो, एटलीस्ट क्लास में हो, कम से कम पता तो लगे ना। इन्वेंट्री क्या होती है, बोलो। नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, हम ही बता रहे हैं। जो भी आपकी कंपनी में, ठीक है, ध्यान देना, जो भी आपकी कंपनी में स्टॉक होता है, चाहे वो आपका किसी भी टाइप का स्टॉक हो, ठीक है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, कैसे भी फॉर्म में हो, वो वही आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी बेसिकली एक मिनट,
वेट करना 1 मिनट। हाँ, ओ, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दिया करो कम से कम, क्या पूछा जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री की, ठीक है। तो इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, अभी हमने बताया इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। इन्वेंट्री का बेसिकली यूज क्या होता है और क्यों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री को अपने पास मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखने के बहुत सारे मोटिव होते हैं, लेकिन 3 स्पेसिफिक मोटिव होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेशन मोटिव और ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। इन तीनों मोटिव से ही मेनली इन्वेंट्री कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने पास होल्ड करके रखती है। अब अगर हम बात करते हैं पहले मोटिव मींस ट्रांजैक्शन मोटिव की। ट्रांजैक्शन मोटिव मींस जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब सामान को खरीदना बेचना, उस पर्पज से इन्वेंट्री को जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होल्ड करके रखती है तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव हमारा वो मोटिव कहलाता है कि जब हम इन्वेंट्री को सेफ साइड के फॉर्म में अपने पास सिक्योर रखते हैं, स्टॉक होल्ड करके, मींस सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें रैंडम कहीं कोई ऑर्डर आ गया और हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो जाए, उस केस में हम मतलब प्रिकॉशनरी बेसिस पर हम अपने पास एक्सेस इन्वेंट्री रखते हैं कि अगर इन केस हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होता है तो उस केस में हम वो एक्सेस इन्वेंट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी होती है स्पेकुलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि कहीं हम ये सोचकर अपने पास इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं कि कहीं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, जो भी हमारी रॉ मटेरियल या हमारी इन्वेंट्री है उसका रेट बढ़ जाए या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिससे हम लॉस में आ जाएं और हमें उस लॉस को क्या करना, उससे मेक गुड करना या उसको अच्छे से मीट आउट करने के लिए हम इन्वेंट्री होल्ड करके अपने पास रखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है स्पेकुलेशन मोटिव, ठीक है। इन्वेंट्री को जो हम होल्ड करके रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लेवल होते हैं, लाइक इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है। बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो वो लेवल्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, वो ये है। ये देखो, ये कर्व तुम्हें दिख रहा होगा। इस कर्व में हम टाइम और जो इन्वेंट्री का स्टॉक का लेवल होता है उसके बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें 4 टाइप के लेवल्स मिलते हैं। कौन कौन से? डेंजर लेवल, बफर लेवल, रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा वो लेवल कहलाता है कि उससे एक्सेस इसमें स्टॉक हम नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि हमारे भी अपने बिजनेस की कुछ कैपेसिटी है, ठीक है, कुछ रेंज है, उस रेंज से बढ़ के हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो फंड है वो तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। जो स्पेस है मींस जो हमारा वेयर हाउस है वो भी एक डेफिनेट क्वांटिटी ही मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। रीऑर्डर लेवल जो सेकंड लाइन हमारी दिख रही है वो हमारी वो लेवल है कि जब हम इन्वेंट्री के अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बफर लेवल हमारा वो लेवल होता है कि उतनी इस इन्वेंट्री का लेवल हमें मेंटेन करके रखना ही रखना है। जो बफर लेवल तुम्हें लाइनिंग फॉर्म में दिख रहा है वही हमारा बफर लेवल ऑफ इन्वेंट्री कहलाता है, ठीक है। लास्ट हमारा है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल हमारा इन्वेंट्री का वो लेवल होता है कि जिसके नीचे जाने पर हमें लॉस की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है कि उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री तो हमें मेंटेन करके रखनी ही है, ठीक है। अब बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की।
Reorder level is the level of stock availability when a new order should be placed. This is the point fixed between the maximum and minimum stock levels, and at this time it is essential to initiate purchase actions for fresh supplies of the material. रीऑर्डर लेवल हमारा वो लेवल होता है स्टॉक का कि जब हम कोई नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है जो बेसिकली मिनिमम लेवल स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच में लाई करता है कहीं, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली हमें क्या करता है, इनिशिएट करता है कि अब हमें अपने फ्रेश ऑर्डर के लिए फ्रेश मटेरियल की सप्लाई की जरूरत है, कि हमें उस फ्रेश ऑर्डर या नए ऑर्डर के लिए जो कि प्लेस किया है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना चाहिए, ठीक है। जो रीऑर्डर लेवल होती है उसके भी 4 क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या है, एक मैक्सिमम यूसेज ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम लीड टाइम, नेक्स्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, नेक्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल। जो रीऑर्डर लेवल होता है उसका फॉर्मूला दे रखा है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज मींस जितना ज्यादा हम अपनी इन्वेंट्री को मैक्सिमम लेवल तक जाके यूज कर सकते हैं, और उसी को मल्टीप्लाई कर दे मैक्सिमम लीड टाइम, उसके यूसेज के लिए जितना हमारा टाइम कंज्यूम हुआ है वही हमारा मैक्सिमम लीड टाइम कहलाता है। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमारा कहलाएगा रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट हमारा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल ही हमारा वो स्टॉक लेवल कहलाता है कि जिसके नीचे स्टॉक होने से जितना कि अगर उतना स्टॉक अगर हम मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, लॉस की कंडीशन होगी। इसीलिए इसे सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक लेवल भी कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस फर्म या एंटरप्राइज को उतने स्टॉक का लेवल मेंटेन करके अपने पास रखना ही होगा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस लेवल इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक आइटम। हमें इतना स्टॉक का लेवल इसलिए भी मेंटेन करके चलना चाहिए जिससे कि हम स्टॉक आउट की पोजीशन से बच सके, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि अगर हमें मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को फिक्स करना है तो हमें किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर है, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल हमारा कंज्यूम हो रहा है उसका एक एवरेज रेट, उस कंजम्पशन के लिए जो भी हमारा एक एवरेज लीड टाइम है, कितना टाइम हम दे रहे हैं हमें उतना टाइम, रीऑर्डर लेवल, नेचर ऑफ आइटम और स्टॉक आउट कॉस्ट। इतनी चीजों को हमें ध्यान देना होगा अपने मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करते समय। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला दिख रहा है, रीऑर्डर लेवल माइनस विद इन ब्रैकेट नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। जो भी हमारा यूसेज लगा है कंजम्पशन मीन उसका लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके रीऑर्डर लेवल से हम माइनस कर दे तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा वो स्टॉक लेवल होता है कि हमें अपने फर्म में उतनी कितनी जितना भी स्टॉक है उतना मेंटेन करके ही चलना होगा, क्योंकि उससे कम के केस में हम कहीं ना कहीं लॉस की कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए को फिक्स करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। मटेरियल के जो कंजम्पशन है उसके जो भी हमारे कंजम्पशन का एवरेज रेट है वो हमें मेंटेन करके चलना होगा। और क्या करना होगा, लीड टाइम, जितना टाइम हमारा लग रहा है वो हमें मेंटेन करके चलना होगा या ध्यान देना होगा। रीऑर्डर लेवल, कितने पॉइंट पर आके हमें वापस से ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है वो हमें ध्यान देना होगा। और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो हमें ध्यान देनी होंगी। कीपिंग क्वालिटीज लाइक डिटोरिएशन का रिस्क, ऑब्सोलेंस, मींस हमें जो भी हम स्टॉक मेंटेन करके रख के चल रहे हैं उसका हमें ध्यान देना होगा कि उससे किसी भी तरीके का कोई डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए। ऑब्सोलेंस मींस जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो किसी भी टाइप की ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ना हो, उसमें किसी भी और टाइप की नेचुरल कैलामिटी की तरफ से उसमें कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हमें कंसीडर करनी होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस जो भी हमारा मिनिमम यूसेज है और जो मिनिमम लीड टाइम है।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हमें माइनस करना होगा रीऑर्डर क्वांटिटी से, फिर उस पॉइंट को हमें रीऑर्डर लेवल से उसको ऐड कर देंगे तो हमारे मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, डेंजर लेवल हमारा वो लेवल होता है जिससे अभी हम बात कहते हैं कि उससे कम की इन्वेंट्री हम नहीं रख सकते हैं, वो हमारी लॉस की सिचुएशन होने लग जाएगी। ठीक है, ओके, तो इतना था हमारे, ये थे इन्वेंट्री के लेवल्स। जब क्लास वाइंड अप होगी तब ये हम जो भी है वो सेंड कर देंगे। ठीक है, अब इन्वेंट्री लेवल के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले हमें ये देखना होगा कि जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है उसकी बहुत सारी जो टेक्निक्स होती है, उसी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज नोन एज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उससे पहले भी एक टेक्निक है जो आपके सिलेबस में नाम के साथ मेंशन की गई है, जिसका नाम है ABC एनालिसिस। ठीक है, ABC एनालिसिस बेसिकली हमारी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लास A मटेरियल, क्लास B मटेरियल, क्लास C मटेरियल। क्लास A मटेरियल हमारे वो मटेरियल होते हैं जो कि कौन से मटेरियल होते हैं जिनका सबसे ज्यादा यूसेज रेट जो होता है, जो सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन के टाइम पर। क्लास बी मटेरियल हमारे वो मटेरियल होते हैं जो क्लास ए से कम यूज किए जाते हैं बट उनका भी यूज होता है। क्लास सी इन्वेंट्री मटेरियल वो हमारे मटेरियल लेवल होते हैं जो सबसे कम यूसेज रेट जिनका होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस टाइप से हमने अपनी इन्वेंट्री को 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अकॉर्डिंग टू दैट यूसेज रेट हम उसी में से क्लास ए इन्वेंट्री, क्लास बी और क्लास सी इन्वेंट्री को यूज करते रहते हैं। ये थी हमारी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक ABC एनालिसिस। इसी जैसी और भी तुम्हें मिलेंगे, VED एनालिसिस मिलेगी, FSN एनालिसिस मिलेगी, SOS मिलेगी। इसमें भी इसी टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन भी आगे अभी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं वो है EOQ, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो टेक्निक होती है ये कंपनी को हेल्प करती है कि जो भी वो इन्वेंट्री को ऑर्डर या होल्ड करके चल रही है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके रख सके। ठीक है, this technique EOQ helps companies minimize the cost of ordering and holding the inventory। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में भी जैसा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में समझाया गया है कि अगर द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट फॉल्स देन लार्जर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर। अगर जितना भी क्या होगा, कॉस्ट फॉल करेगी, मतलब जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी अगर वो कम होगी तो उतनी ही ज्यादा उसकी क्वांटिटी ऑर्डर की जाएगी। ठीक है, larger the quantity of the order, higher the cost to hold and carry your inventory। जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे उतनी ही कॉस्ट आपको होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी और उतनी इन्वेंट्री आपको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। EOQ का फॉर्मूला होता है √2DS अपॉन H। √2DS में जो D होता है वो हमारी एनुअल डिमांड होती है। ठीक है, H हमारी होल्डिंग कॉस्ट होती है, S हमारी ऑर्डरिंग या कैरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2DS अपॉन H वेयर D इज एनुअल डिमांड, S इज ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, H इज होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, लिखा भी हुआ है S रिप्रेजेंट सेटअप कॉस्ट, H रिप्रेजेंट द होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक एग्जांपल दे रखा है। कोई एक पर्सन है मैट, वो क्या करता है, मेंस की क्लोथिंग लाइन की एक सीरीज को चलाता है, उसकी कोई शॉप रही होगी। ठीक है, तो जो पर्सन मैट था इसको 12,000 शर्ट्स पर ईयर की डिमांड को कंप्लीट करना था। ठीक है, जिसके लिए उसकी जो सेटअप कॉस्ट या होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो $100 थी और जो होल्डिंग फीस थी वो 16 रुपीज पर शर्ट थी। हमें इसका EOQ निकालना है। EOQ के लिए देखो ध्यान दो, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो एक शर्ट की है 16 रुपए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था √2DS अपॉन H। तो जो H थी हमारी होल्डिंग कॉस्ट, वहां पे हमने 16 रुपीज रख दिया
जो हमारी डिमांड थी वो हमें दे रखी थी कितनी, 12,000 शेयर्स पर ईयर की, और जो हमारी सेटअप कॉस्ट थी वो थी $100 की। हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16। जब हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया तो हमारा आया 465 यूनिट्स EOQ। तो यही ये जो EOQ है, यही हमारा रीऑर्डर पॉइंट है विद इन आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्कफ्लो। जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं या प्रॉपर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये भी हमारी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक होती है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है ऑर्डरिंग क्वांटिटी या होल्डिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इजी टू एप्लीकेबल है, सब है, बट अगर हम इसे एक एज अ सेपरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक के तौर पर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि बहुत यूजफुल होती है इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में। फाइन, तो ये था हमारा यूनिट 4 का पार्ट, EOQ का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइन, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यहाँ से हमारे थ्योरी पार्ट पूरे खत्म हो जाता है। जब नेक्स्ट जो भी हमारी FM की क्लास होगी उसमें हम यही करेंगे कि जो न्यूमेरिकल अप्रोचेस दे रखी हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आने से पहले हम कुछ अप्रोचेस पर बात करेंगे। ठीक है, लाइक अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो कैपिटल बजटिंग में हमारी 2 से 3 अप्रोचेस दे रखी हैं। ठीक है, हम उन अप्रोचेस की बात करेंगे, या अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए जो भी हमारी यूजफुल अप्रोचेस हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर नहीं आएंगे। तो आज जितना बताया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है? ये कौन पूछ रहा है कि ये जेनरिक की क्लास है? ये जेनरिक की क्लास नहीं है। ठीक है, जेनरिक की क्लास तुम लोगों की 12 बजे से होती है, और अभी शायद किसी ने जेनरिक ऑप्ट नहीं किया है, इसलिए अभी जेनरिक की कोई क्लास हुई नहीं है। जब तुम लोगों के जेनरिक क्लास का आइडिया लग जाएगा तो वो भी जेनरिक का सब्जेक्ट मेरे ही पास है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मीन्स तुम लोगों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर क्लियर है, वर्किंग मैनेजमेंट प्रॉपर क्लियर है, हम यही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, जहां तक ये शायद कल नहीं है तुम लोगों का लेक्चर, वनडे को या जब भी आपका FM का लेक्चर होगा तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। क्लियर है? यस लो बच्चों, पूछना हो पूछ लो, अभी मौका है, इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं। नहीं पूछना है ना? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, अब 3 बजे मिलेंगे IT टूल्स की क्लास में। फाइन, ओके। यस मैम। ओके बच्चों, फाइंड अप करें हम? यस मैम। ओके बेटा, अटेंडेंस पोस्ट कर देना, या एक साथ करना IT टूल्स की क्लास के बाद। ठीक है,